दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या हाथरस के उस परिवार को न्याय मिल जाएगा जिसने अपनी बेटी को खोया है, या फिर बॉलीवुड के उन कलाकार प्रोड्यूसर्स को न्याय मिल जाएगा जिन्होंने यह कहकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि मीडिया उन्हें बदनाम कर रहा है, या फिर मुंबई पुलिस क्या वाकई सफल हो जाएगी जो टीआरपी की रेस में गड़बड़ घोटाला पैसे दे देकर हो रहा था, वाकई उन्हें पकड़कर जेल में डाल देगी या सजा दे पाएगी, या फिर वाकई इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहते हैं कि उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बैठे हुए हैं वह दरअसल करप्शन में लिप्त हैं और वो हाई कोर्ट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्या उन्हें न्याय मिल जाएगा? अलग अलग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए समझते हुए जरा आज इन बातों पे गौर कीजिए। इस देश के भीतर में कोई आपको लगता है व्यक्ति, संस्थान या किसी भी राज्य का सिस्टम जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा हो, जो करप्शन को दरकिनार कर रहा हो, जो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज ना कर पा रहा हो? और अगर नहीं लगता है तो फिर आज मान लीजिए कि आज हम 21वीं सदी के बनाना रिपब्लिक की बात करने वाले हैं। बनाना रिपब्लिक शब्द 19वीं सदी का है। 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिकी लेखक ओ हेनरी ने एक किताब लिखी थी, कैबेज एंड किंग्स। उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था और यह शब्द जो है उन्होंने अमेरिकी कैरेबियाई देश थे या अफ्रीकन कंट्रीज थे, उसको लेकर इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और उस शब्द के पीछे जो मंशा बहुत साफ थी कि किस तरीके से सत्ता तंत्र जो होता है वह कितना करप्ट हो जाता है और सब कुछ अपने मुनाफे के लिए करता है। ऐसी जगहों पर खेती कम होती है, बिजनेस धंधे ज्यादा होते हैं जो भ्रष्ट नेताओं के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। यानी भ्रष्टाचार इस रूप में सिस्टम में तब्दील कर दिया जाता है और बनाना रिपब्लिक को बेहद अपमानित करने वाले शब्द के तौर पर देखा गया। लेकिन 21वीं सदी के बनाना रिपब्लिक की परिभाषा बिल्कुल अलग है। और इसकी शुरुआत हम लोग कहां से कर सकते हैं? इसकी शुरुआत तो इस बात से ही करनी चाहिए कि जनता जिसे चुनकर भेजती है कि आप इस देश की सत्ता व्यवस्था, शासन व्यवस्था को चलाइए, वो शासन व्यवस्था अपने आप सोचती है कि जनता ने हमें चुना है तो हम जो मन चाहे सो कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत 2015 में इस सोच के साथ हुई थी कि दरअसल इस देश में जजेस की नियुक्ति भी चुनी हुई सत्ता क्यों नहीं करे, और कॉलेजियम का जिक्र हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मोदी सत्ता की इस मंशा पे खुले तौर पर पानी फेर दिया और पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय जिस कमिटी के जरिए हुआ उसने कहा यह संभव नहीं है। लेकिन आज वह एक रेफरेंस की चीज हो गई है। लेकिन क्या वाकई इस देश के भीतर में जजेस की स्थिति, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सेशन लेवल पे हो, हाई कोर्ट लेवल पे हो, इस देश के आईएएस और आईपीएस की स्थिति, चाहे वो डीएम के स्तर पर हो या सेक्रेटरी लेवल के स्तर पर हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन की स्थिति क्या वाकई ऐसी है कि वो आम लोग, आम नागरिक या इस देश की बहुसंख्य जनता के लिए काम करता हुआ नजर आता है, या वो कुछ और कर रहा होता है? और कुछ और कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? और जो न्यायालय के दरवाजे ठकठकाए जाते हैं, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में हाथरस का परिवार पहुंचा हो या फिर हाईकोर्ट का दरवाजा बॉलीवुड खटखटा रहा हो, अपने अपने तरीके से हर कोई कहां जाएगा। और तो और स्थिति तो यह भी आ गई इस देश के भीतर में, एक राज्य के मुख्यमंत्री यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहते हुए कि आपके बाद जो चीफ जस्टिस इस देश के बनेंगे दरअसल वह करप्शन में इन्वॉल्व हैं और वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट ने अपने तौर पर निर्णय कुछ और सुना दिया और कहा कि इसकी जांच और इसके पीछे जो मंशा है वो अब नए सोच के साथ होनी चाहिए और अब इसकी जांच सीबीआई करे और स्टेट जो है यानी जगन रेड्डी की सरकार जो है वह सीबीआई को मदद करे। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह के भीतर आज हमको लगता है कि आज आपको उसके भीतर चलना चाहिए, जाना चाहिए। और इस बात की शुरुआत इसी से हम करते हैं क्योंकि न्यायपालिका अगर ढह जाए किसी देश में, और भारत जैसे देश में जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, सिस्टम चरमरा जाएगा। और इन शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग निर्णयों में जहां जहां अदालतों पे आंच आई है वहां वहां अदालतों ने इसका बाखूबी तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि कम से कम न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अजीबोगरीब संयोग है, जो भी इस देश में सत्ता से जुड़े हुए मुद्दे, जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उसको जो जज देख रहा होता है वो जज या तो
संसद के भीतर पहुंच जाता है, या वो जज चेस्ट में पेन के बाद हार्ट अटैक के साथ उसकी मौत हो जाती है। आप समझ गए होंगे किसका जिक्र हो रहा है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, बेहद संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय दिए जो संयोग से सत्ता अनुकूल रहे, सत्ता की राजनीति में फिट बैठ गए, और उसके 3 महीने, रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद मार्च के महीने में इसी साल वह नजर आए संसद में शपथ लेते हुए, यानी राज्यसभा में उनको नॉमिनेट कर दिया गया। और अगर 2014 में लौट जाइएगा, दिसंबर के महीने में जस्टिस लोया जो थे, जस्टिस लोया को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई नागपुर में। वह जिस केस को देख रहे थे वह भी संयोग से गुजरात की सत्ता से जुड़ा हुआ था, वह गुजरात की सत्ता जो दिल्ली ट्रांसफर हो गई। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब इसके भीतर आज को आपको इसलिए झांकना चाहिए क्योंकि हम शुरुआत करना चाहते हैं। इससे पहले हम बॉलीवुड पे आए, मीडिया पे आए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे आए। शुरुआत तो इसी बात से कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने बहुत साफ तौर पर चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा। उस लेटर में जिन बातों का जिक्र किया गया उसका मतलब था कि जस्टिस रमन्ना जो सुप्रीम कोर्ट में है, वह या उनकी फैमिली इन्वॉल्व किस रूप में करप्शन के साथ हुई है, इसकी जांच आप कीजिए, करनी चाहिए। इस पर कल ही जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बैठी तो उसके जो जज थे, जस्टिस राकेश कुमार और जस्टिस जे उमा देवी, उन्होंने कहा कि यह पूरे मामले को एग्जामिन सीबीआई को करना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, यानी जुडिशरी को बदनाम करने की सोच तो नहीं है। एक मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, हाईकोर्ट ने, आज जजेज ने कह दिया कि जी नहीं, अब सीबीआई जांच करेगी। और दरअसल ये मामला पूरा लैंड डील का है। और इससे पहले जरा पन्ने को एक और पन्ना पलटिएगा तो जो अमरावती को कैपिटल बनाने की बात थी, जो कि चंद्रबाबू नायडू जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, वो जो बनाने की सोच रहे थे, तो उस समय लैंड डील में कुछ प्रभावी परिवारों के बच्चों का नाम भी आया, कुछ ऐसे का भी नाम आया जो जजेस हैं, उनकी फैमिली से जुड़े हुए लोगों का नाम आया। तब उसको मीडिया ने जैसे उठाया तो हाईकोर्ट ने कहा खबरदार, और 15 सितंबर को कहा कि मीडिया इस मामले को ना उठाए, कवर ना करे। यानी हाईकोर्ट से जुड़ा मामला है, मीडिया इसको, यानी उसमें बहुत साफ तौर पर एक लाइन लिखी गई, अगर जुडिशरी ढह गई तो पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, जो आंध्र प्रदेश की असेंबली में स्पीकर हुआ करते थे सीताराम जी, उन्होंने जो कुछ कमेंट्स किए उसको ऑब्जेक्शनल कमेंट माना गया। उस पर जो सोशल मीडिया में लोगों ने लिखा कि अगर करप्शन है तो हाईकोर्ट को इस दिशा में जांच करनी चाहिए, हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको हटवाने का निर्देश दे दिया और सीबीआई को कहा कि आप हर स्तर पर एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक जो भी लिख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई कीजिए। और ये सब करते करते स्टेट को ही डायरेक्ट कर दिया, जिन्होंने हाईकोर्ट जजेस या जुडिशरी को लेकर सवाल खड़े किए थे और उसको जनता ने चुना है। यानी एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, दिल्ली में जब जनता को चुना गया तो मोदी सत्ता ने कहा कि हमें जनता ने चुना है, और बाकायदा रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जब जनता ने चुना तो जनता क्यों नहीं, तब जनता से चुने हुए प्रतिनिधि क्यों तय नहीं कर सकते हैं जजेस को। और यहां पर जगन रेड्डी को जब जनता ने चुना है तो उन पे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे चीजें डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब 1 दिसंबर को सुनवाई होगी और सीबीआई जो भी जांच करेगी उसमें मदद स्टेट को करना होगा। यह एक पहला खांचा है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। अब इसके दूसरे खांचे पर आइए, जहां पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा जब अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं कि जो उनके साथ स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर सीबीआई के धीरेन्द्र अस्थाना थे, तो वह गड़बड़ी कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, लेकिन धीरेन्द्र अस्थाना साहब को क्लीन चिट मिल जाती है। और आज की तारीख में जो एंटी नैरोकेट्स विंग है, जो इस देश का जो सेंट्रल एंटी नैरोकेट्स जो संभाल रहे हैं, उसके वो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी वही हैं, और वही जांच कर रहे थे पूरे सुशांत सिंह मामले में जो भी मादक द्रव्यों का जो पूरा मसला आया था। और वहीं से मामला नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मीडिया को कुछ दे देते थे, मीडिया उसके बाद बॉलीवुड को निशाने पर लेता था, मीडिया उसके बाद जिसे मन चाहे उसे निशाने पर अपने तरीके से लिखता था, लिस्ट का जिक्र करता था। तो बॉलीवुड जागृत हुआ, बोला ऐसे नहीं चलेगा, अब कैसे हमारा नाम ले सकते हैं। लेकिन वो नाम तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आ रहे थे। अब जो नशा करने वाले लोग हैं या नशे पर प्रतिबंध लगाने की जो जिम्मेदारी इस देश में जिस
ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कहां से निकल कर आए, ये रास्ता आपके जहन में क्लियर हो गया होगा कि धीरेन्द्र अस्थाना साहब कैसी लड़ाई सीबीआई डायरेक्टर के दौर में हुई थी जब आलोक वर्मा थे। उसके बाद इससे पहले वो गुजरात कैडर के हैं, गुजरात में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तब करीब थे, उसके बाद वो यहां शिफ्ट हुए। ये सारी चीजें एक खांचा, एक रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन उसके बाद मीडिया ने अपने तौर पर जो सबकी टोपी उछालनी शुरू की और किसी को नहीं बख्शा, उसके पीछे अज्ञानता थी या वो ठसक थी कि हम कुछ भी कहेंगे, या फिर इस देश के भीतर में जो टिप ऑफ द पॉइंट पे जो व्यक्ति बैठा होता है, क्योंकि भारत की सत्ता पिरामिड की तरह है। नीचे जनता होती है जो पिस रही होती है, एक मिडिल क्लास होती है जो ऊपर नीचे देखती रहती है, और जो ऊपर में बैठा होता है धीरे धीरे एक शख्स होता है। यानी कानून का राज हो यह ऊपर से तय होता है। इसका मतलब है कि करप्शन ना हो यह भी ऊपर से तय होगा, क्रिमिनलाइजेशन ना हो सिस्टम का यह भी ऊपर से तय होगा, इंस्टीट्यूशंस काम ठीक तरीके करें यह भी ऊपर से तय होगा। लेकिन जब ऊपर से ही जानकारी गलत आएगी तो फिर मीडिया क्या करेगा और बॉलीवुड की क्या हैसियत, और हाथरस में बच्ची के परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुशांत सिंह का केस क्यों ठंडे बस्ते में धीरे धीरे चला जाएगा, यह सब क्या बताने की जरूरत है? यस, ये सारी चीजें आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर याद कीजिए कश्मीर के एक नेता का जिक्र किया गया कि इसको हमने नजरबंद नहीं किया है, और उसी समय न्यूज चैनलों पर वो कश्मीरी नेता का चेहरा चल रहा था कि उसको पुलिस ने घेर रखा और घर में बंद रखा है। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला को लेकर उस वक्त जो जिन बातों का जिक्र हुआ था वह अपने तौर पर नजरबंद थे, पार्लियामेंट आ नहीं सकते थे, पार्लियामेंट में जानकारी दी जा रही थी, हमने उन्हें बंद नहीं रखा है। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है बीते 6 बरस के दौर में, जो कि टिप ऑफ द पॉइंट यानी राजनीतिक सत्ता जहां से इस देश को देखती है, जो भी सबसे ऊपर बैठा हुआ शख्स होता है उसके द्वारा दी गई जानकारी, उसके द्वारा निर्देश दिए जाने के ऊपर की जा रही कार्रवाई, ये सारी चीजें देखिएगा तो समझ में आएगा कि मीडिया यूं ही नहीं भटका है, मीडिया के एंकर यूं ही ऐसे नहीं बोलने लगे हैं, बल्कि इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशन संभाले हुए लोग जिन्हें की रूल ऑफ लॉ समझना था, कॉन्स्टिट्यूशन समझना था, इस देश में चेक एंड बैलेंस पावर का कैसे होता है इसे समझना था, लेकिन वह अपने धुन में अपने तरीके से चीजों को करते चले गए। और उसी के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें कोई भी कुछ बोलेगा। यह अराजकता की परिस्थितियां इस देश के भीतर में जब आती है तब हमको लगता है कुछ डाटा आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने रोजगार खोया है। जो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जिसको कहते हैं ना, उनकी तादाद तकरीबन 1,80,00,000 से ज़्यादा है। जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने रोजगार खो दिया है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। इस देश के भीतर में आदिवासियों के इलाकों में खनन की तादाद बढ़ी है, पर्यावरण मंत्रालय अब मैटर नहीं करता है, बहुत बड़ी तादाद में जंगल खो दिया है लोगों ने, इस दौर में जमीन खोई है किसानों ने, कुछ योजनाओं के मातहत, कुछ साहूकारी और कर्ज में डूबे होने की वजह से, कुछ बैंकों ने चीजें हड़प ली, और इस देश में जितनी योजनाएं अलग अलग तरीके से लाई गई उसमें किसानों की जमीन को किस तरीके से कॉमर्शियल जमीन में कन्वर्ट किया गया, और उस कॉमर्शियल जमीन को मार्केट प्राइस में बेचकर खूब लाभालाभ की स्थिति किनको हुई, किस रूप में हुई, यह भी एक अलग किस्सा है। लेकिन किसानों के हाथ से जमीन गई है, धंधा बड़ी तादाद में छोटे व्यापारियों ने खोया है, इनकी तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में है। मध्यम वर्ग की स्थिति में लगभग 90 लाख से ज्यादा रोजगार, और अपर में तो मामला ठप पड़ गया है क्योंकि अधिकतर चले गए हैं अपने आप को दिवालिया घोषित करके एनसीएलटी के पास कि किसी तरीके से पैसा दीजिए। इस प्रक्रिया में बैंकों ने अपनी पूंजी खोई है, बैंकों की पूंजी मतलब जनता ने अपनी पूंजी खोई है, जनता का जो जमा पैसा था वो वहां पर गायब हो गया है। सोचिए जरा कितनी बड़ी तादाद में चीजें इस देश के भीतर में बनाना रिपब्लिक की तरफ, जब पहला हर्षद मेहता कांड इस देश के भीतर में हुआ था तब एसबीआई ने अपनी किताब में से 500 करोड़ रुपए साफ कर दिए थे एक झटके में, और वो रकम बढ़ते बढ़ते 5,000 करोड़ तक मानी जा रही थी। लेकिन आज की तारीख में ना 500 करोड़ मायने रखते हैं ना 5,000 करोड़ मायने रखते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें लाखों करोड़ रुपए सरकार बोलती है कि आप अपने बुक से हटा दीजिए, लाखों करोड़ रुपए वो रिजर्व बैंक से निकाल भी लेती है। रिजर्व बैंक का बोर्ड बैठकर बोल भी देता है कि नहीं, सरकार को नहीं देंगे तो किसे देंगे। यह एक साइकिल है जिसमें कोई मैटर नहीं करता है सिस्टम, जिसमें कोई जिम्मेदारी मैटर नहीं करती है कौन क्या है।
जंगल खोया, नौकरी खोई, धंधा खोया, जमीन खोई, बच्चियों को भी खोया है। बीते 5-6 बरस के भीतर में लगभग जो एफआईआर दर्ज होकर जो मामला पहुंचा, 1290 बच्चियां इस देश के भीतर में हैं। रेप हुआ, मर्डर हुआ। इन जनरल बोलिएगा तो वो 5000 से ज्यादा हैं, लेकिन वो 5000 से ज्यादा मामले जो हैं वो एफआईआर के तौर पर कहीं दर्ज हैं, कहीं नहीं दर्ज हैं, लेकिन 1290 मामले दर्ज हैं। लेकिन न्याय सिर्फ 2.5% पे रेंगता है। 2.5% से आगे न्याय बढ़ नहीं पाता है। इस मामले में भी हर चीज जब आप खोते हुए आ रहे हैं, तब उसके बाद आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए, जो लोग इसे संभालते हैं वो आईएएस और आईपीएस होते हैं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, ऊपरी लेवल पर नेता होते हैं। नेताओं की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका जिक्र हम आपसे बार बार करते हैं। नेताओं से घृणा करना सीखना होगा। जो ब्यूरोक्रेसी है, इस दौर में 5205 आईएएस इस देश के भीतर में काम करते हैं। पिछले साल पार्लियामेंट में जवाब दिया था जितेंद्र सिंह जी, जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमने पिछले 5 बरस के भीतर में, यानी मई 2014 से लेकर मई 2019 तक हमारे पास जितने मामले आए थे करप्शन के, या जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 23 आईएएस थे जिनके खिलाफ हमने जांच बैठाई थी, और 4 आईपीएस थे जिनके खिलाफ हमने जांच बैठाई थी। 2 आईएएस को डिसमिस कर दिया था, 9 आईपीएस को सस्पेंड कर दिया था, यह अलग है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग चीज है कि सीवीसी के जरिए जानकारी दी गई कि 43,946 मामले उसके पास शिकायत क्या है, जिसमें आईएएस भी, आईपीएस भी और दूसरे अधिकारी भी थे। लेकिन तकरीबन 900 के लगभग अधिकारी जो थे वो आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी थे, जिनके खिलाफ मामले सीवीसी के पास पहुंचे। और ये सिर्फ 1 साल की कंप्लेन थी 2018-19 की, यानी 1 साल में अगर 43,000 मामले आते हैं अधिकारियों के खिलाफ सीवीसी जैसी जगह पर, तो आप कल्पना कीजिए कि उनकी रफ्तार 5 बरस में लाखों में हो गई। और लेकिन उसमें किसे सजा मिलती है, कुछ काम भी होता है या नहीं होता है, उसका भी खाका आया कि 26,000 मामले को, 2018-19 का जिक्र कर रहे हैं, 26,000 मामले को जो अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज थी उनको बोल दिया गया आप जांच कीजिए, और लगभग 390 मामले जो थे वह सीबीआई को सौंप दिए गए, या सीवीओ यानी जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं उनको सौंप दिए गए कि आप जांच कीजिए। निकल के क्या आया? निकल के कुछ भी नहीं आया। इस दौर में जो ईमानदार आईएएस और आईपीएस थे, कुछ ने नौकरी छोड़ दी, कुछ ने अपने आप को शांत कर दिया, दरकिनार खो गए। वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बनाना रिपब्लिक के भीतर में जो करप्ट है, उस बनाना जो 19वीं सदी का बनाना रिपब्लिक था, उसमें एक छोटे से एलिट क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए जो राजनेता होते थे वो भ्रष्ट राजनेता होते थे और इंस्टीट्यूशन उस रूप में चलाते थे। लेकिन अब सिस्टम को ही उस रूप में बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया, तो आप क्या करोगे? यह स्थिति इस देश के भीतर में जब आ गई है, तो हमको लगता है कि जनता के भीतर कुछ सवाल होने चाहिए कि वह क्या करेगी और उसका जीवन जिएगी तो कैसे जिएगी। इसमें एक चीज और देखनी चाहिए कि सरकार कैसे चलती और सरकार कैसे चलाना चाहती है चीजों को। जैसे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो बड़े खुश होंगे कि उनको एलटीसी वाउचर मिल जाएगा 28,000 का, या स्पेशल जो फेस्टिवल एडवांस मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी 36,000 रुपये सरकार ने बांट दिए। जो ये पूरा करप्ट सिस्टम होता है, ये बार बार इकोनॉमी पर टिका होता है, नैतिक बल पे नहीं टिका होता है, ईमानदारी पे नहीं टिका होता है, बचत पे नहीं टिका होता है। हम लोग देश की जो फिलॉसफी रही आज़ादी के बाद से, वो बचत की फिलॉसफी थी, लेकिन धीरे धीरे वो डाइल्यूट होती चली गई। अब है कि कितना आप खर्च कर सकते हैं, खर्च कीजिए, मार्केट में घूमिए, आगे बढ़ाइए, चीजें चलती चली जाएंगी, डेवलप होती चली जाएगी। इसीलिए जब आखिर में आपके जहन में एक बात आएगी, आपके पास जो पैसा है, इस देश के बनाना रिपब्लिक का सिस्टम ऐसा हो गया कि बैंक में रखा हुआ पैसा हो या आपके जेब में रखा हुआ पैसा हो, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक से इंटरेस्ट रेट भी, आप ओवरऑल सारे इंटरेस्ट रेट को निकाल लीजिएगा या शेयर मार्केट में भी चले जाइएगा जहां पर इक्विटी ले रहे हैं, 6% से आगे बात नहीं बढ़ेगी। चाहे वो आप फिक्स डिपॉजिट में डाल लीजिए, चाहे इक्विटी में लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड ले, कुछ भी ले लीजिए, आप नहीं जाएगी वो 6%। लेकिन हमारे यहां जो महंगाई दर है वो लगभग 7.5% हो गई। हम एक ऐसे बनाना रिपब्लिक के भीतर आकर फंस गए हैं जिसमें इस देश में आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ये जानते समझते हुए कि ये करप्ट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका दरवाजा नहीं खटखटाएं तो किसका खटखटाएं।
और वो इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर अपनी ईमानदारी बताने के लिए सत्तानुकूल होकर काम करेगा, क्योंकि उसकी ईमानदारी वहीं पर टिकी हुई है। एकजुटता बॉलीवुड की अपनी जगह है। हाथरस को लेकर मीडिया ने जिस रूप में प्रोजेक्ट की चीजें, वह भी अपनी जगह है। कास्टवार इस देश में कैसे शुरू हो गया, अपर कास्ट और दलित को लेकर, यह भी अपनी जगह पर है। इस देश में रिलीजन के नाम पर क्या होता है, एक एड तक वापस लेना पड़ जाता है कि एक मुस्लिम फैमिली के भीतर में हिंदू फैमिली शादी हुई है और उसका एक बड़ा ही संवेदनशील डायलॉग उसके भीतर में है कि रस्म हमारी चाहे ना हो, लेकिन बेटी को खुश रखना तो हर घर का रस्म होता है। लेकिन यह भी नहीं पचा पाई स्थिति, और स्थिति एकजुटता अगर बॉलीवुड की है तो एक दूसरी एकजुटता नजर आ रही है, जहां पर हम ऐसे न्यूज चैनलों को ऐड नहीं देंगे जो कि जहर फैलाते हैं समाज में। यह बनाना रिपब्लिक का पहला नियम है 21वीं सदी में, जिसमें आपको यह महसूस होते रहेगा कि हां, हम एकजुट हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और देखिए हमने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ तो कर रहे हैं। ये कुछ तो करने वाली स्थितियों के भीतर में कितने साल और कितने दशक गंवाने हैं, यह तय आप ही को करना है। क्योंकि बनाना रिपब्लिक का कार्य जो होता है वह 1-2 बरस का नहीं होता है, दशक का नहीं होता है, वो पूरे स्टेट को अपने भीतर समाहित करता है। और जब तक उस स्टेट को संभाले हुई सत्ता को बदलते हुए पूरे सिस्टम को ना चेंज किया जाए, तब तक वो नहीं बदल पाता है। कौन बदल पाएगा, कैसे बदल पाएगा, ये सवाल आपके जहन में भी है और ये सवाल हमारे जहन में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।